जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ देख ही रहे हो सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन सीखना है और फंडामेंटल एनालिसिस में आने वाले कुछ पार्ट्स का ओवरव्यू आज सीखना है, कवर करना है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर सोचें तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोगों को एंटायर डिफरेंट सब्जेक्ट हम साथ में पढ़ ही रहे हैं। जिनके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उन्हें इसके बारे में सीखना है, समझना है, तो बाकी वीडियोस जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है वो भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए, एनी रैशनल इन्वेस्टर वुड लाइक टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क व्हाइल इन्वेस्टिंग मनी इन एनी कंपनी स्टॉक. For this, he or she would like to know, will their investment appreciate in future, or which are the existing stocks that are undervalued and should be purchased, or which one are overvalued stocks in their portfolio and should be sold before it's too late. तो इस तरह की जो हमारी सभी स्ट्रैटेजीज हैं, हमें कौन सी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से पर्टिकुलर अवेलेबल स्टॉक्स होंगे या फिर अवेन्यूज होंगे, ऑप्शंस होंगे, उनमें किस तरह की रिस्क और रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व है, यह हमें समझने के लिए, साथ ही साथ में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रही हैं तो उन्हें हम लोग परचेस करके अच्छी खासी रिटर्न कमा सकते हैं, और अगर ओवर वैल्यूड हो तो उसे हम लोग एक हायर प्राइस पर सेल कर सकते हैं, ताकि अगर ओवर वैल्यूड में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और प्राइस अगर कम होते गई जो कि नॉर्मल बैलेंस पे आ गई तो अल्टीमेटली हमें जो ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था वो थोड़ा कम होगा। कुछ रिस्क से रिलेटेड भी हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं। तो ओवरऑल विदाउट स्टडिंग एनी टेक्निकलिटीज और एनी टेक्निकल और ग्राफ्स वी विल डू द एनालिसिस इन अ फंडामेंटल एनालिसिस मेथड। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है? फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कि पहले भी कहा, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस जो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए या ओवरऑल पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड एनालिसिस होगा। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री एनालिसिस, in which a particular company or particular company shares are listed. Related to that particular industry analysis we will require, and for a company analysis obviously we require the each and every minute information regarding to the fundamentals of every company which we are going to select to purchase an investment or to purchase stocks or shares of that particular companies, right? Specifically, these particular points are related to the equity research, जो हमारा एक सब्जेक्ट है, और इक्विटी रिसर्च में आने वाले इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स हैं जो हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में अलग लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। एक के बाद एक देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ टेक्निक that attempts to determine a security's value by focusing on the underlying factors that affect a company's actual business and its future prospects. On a broader scope, fundamental analysis can be performed on industries or economy as a whole. The term simply refers to the analysis of the economic well-being of the financial entity as opposed to only the price movements. नॉर्मली अगर हम लोग देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइसेस के लिए जो कोई भी अफेक्टिंग फैक्टर्स होता है उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन भी एक तरह का अफेक्टिंग फैक्टर होता है, और इसी तरह से ओवरऑल जो हमारी एंटिटी है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उस स्टेबिलिटी को हम लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करके डिफरेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट से हमें एनालाइज करके ओवरऑल जो फाइनल कंक्लूजन मेन करना है वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। एक स्पेसिफिक नोट भी है यहाँ पर, द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड मोस्ट ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक्स
stocks means shares or the securities which are traded into the secondary market and which have ownership, right? That might be a preferred stock or equity stock or ordinary stock. But you can perform a fundamental analysis on any security from a bond to a derivative, जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेन्यूज देखे हैं उन सभी से रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल अगर किसी एक पर्टिकुलर शेड्यूल बैंक के अगर शेयर्स होंगे तो उनके लिए भी हम लोग सिमिलर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और उसी पर्टिकुलर शेड्यूल बैंक के अगर फिक्स डिपॉजिट होंगे और कोई नेशनलाइज बैंक है उनके फिक्स डिपॉजिट होंगे तो हम उनसे रिलेटेड भी एनालाइज करेंगे। वाई? बिकॉज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट the restrictions and regulations for nationalized banks are strong, and in case of scheduled bank there are maybe organized or non-organized banks, that means cooperative societies। अगर इस तरह की cooperative societies में हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए और आगे चल के वही cooperative society अगर जो हमारी है वो लिक्विडेट हो गई या फिर इंसॉल्वेंट हो गए तो हमारे पैसे जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हमें नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके अलावा उन पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कुछ इंडस्ट्रियल एनालिसिस भी हम करेंगे। तो स्पेसिफिकली हम ज़्यादातर जो हमारे शेयर्स होते हैं उनके लिए इस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कंपनी लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड उन सभी के लिए, और साथ ही साथ में चाहें तो किसी भी सिक्योरिटी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। As long as you look at the economic fundamentals, you are doing a fundamental analysis. For the purpose of this study, that is fundamental analysis is always referred to the context of the stocks. तो मतलब हमारे स्टडी पर्पस के हिसाब से जब भी हम लोग सोचेंगे इक्विटी रिसर्च चैप्टर के लिए तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ज़्यादातर हमारे इक्विटी स्टॉक्स से रिलेटेड कंसिडर किए जाएंगे। ओके, देन फंडामेंटल एनालिसिस approach is based on the assumption that the stock price of the company depends on its capacity to generate income in future, which is affected by various factors such as economic situation of the country, how good is the industry in which the company operates, the operations doing, and how well the company itself doing. So overall the basic assumption क्या होगा, तो जो हमारी प्राइसेस हैं या फिर कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उन स्ट्रेंथ के हिसाब से फ्यूचर में डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करके इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड इंडिविजुअल कंपनीज फैक्टर कंसिडर करके फ्यूचर में उन पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक किस तरह से हम इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, इसका एनालिसिस करना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन these underlying forces that affects the stock prices। मतलब कौन कौन से, तो ऊपर के सभी डिफरेंट जो अलग अलग फोर्सेस हैं उन फैक्टर्स हैं उन सभी को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। द एम इज टू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एंड टू फोरकास्ट इट्स फ्यूचर वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू? से फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की ओवरऑल जो असेट्स हैं, कुछ फिक्स असेट होंगी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कुछ करंट असेट्स होंगी, इन सभी के लिए जो टोटल असेट्स अवेलेबल होंगी उनमें से कंपनी की जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हो उन आउटसाइड लायबिलिटीज़ को मिटिगेट करने के लिए या सेट ऑफ करने के लिए कितने फंड्स अवेलेबल है या फिर एक्सेस ओवर द लेट आउटसाइड लायबिलिटीज़, ये फाइंड आउट करें। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपली कैलकुलेशन अगर देखा जाए या फिर फॉर्मूला अगर समझा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज टर्म्ड एज अ नेट असेट वैल्यू। व्हाट इज नेट असेट वैल्यू? तो टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी लेस आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी।
कहाँ से मिलेंगे हमें ये इन्फॉर्मेशन? तो जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें से। एग्जाम्पल के तौर पे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कंपनी की टोटल असेट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो हमारी फिक्स एसेट हो, चाहे वो हमारी करंट असेट हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो सभी से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस है, और कंपनी की जो आउटसाइड लायबिलिटी है, अब आउटसाइड लायबिलिटी मतलब कौन सी होगी? तो जो हमारी ओन लायबिलिटी है उसे छोड़कर। अब कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के लिए आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स पता होने ज़रूरी है, राइट? तो आउटसाइड लायबिलिटी सपोज फॉर एग्जांपल है 7 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली जो हमारे एक्सेस फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, जो बैलेंस फंड्स हमारे पास में अवेलेबल, उसे हम लोग कहेंगे नेट असेट और इंट्रिंसिक वैल्यू और नेट असेट्स और फंड्स अवेलेबल टू इक्विटी। अब इक्विटी बोला गया है तो ऑब्वियसली आउटसाइड लायबिलिटी जो होगी उसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स भी कंसीडर करेंगे। तो ये फंड्स अवेलेबल जो हमें मिले वो है हमारे लिए 3 लाख रुपीज़। तो ये नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और अगर हम लोग कंपनी के जो एडिशनल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हम लोग जिसे कहते हैं, आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स? तो जो कंपनी के पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल शेयर्स हैं, वो सब जो इशू किए गए हैं वो शेयर्स, तो इसे हम लोग कहते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। सो द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर will be 3 लाख डिवाइड 10,000। एवरीवन, चलो आप लोग बताओ 3 लाख डिवाइड 10,000 कितना होगा? इट्स 30 पर शेयर। एवरीवन क्लियर? ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस तरह की इंट्रिंसिक वैल्यू को जो दूसरा नाम है वो है बुक वैल्यू। जो हम लोग कंपनी की बुक्स में से, व्हाट इज बुक? दैट इज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कंपनी की बुक वैल्यू कुछ इस तरह से हमें मिल रही है। तो इन सभी बुक वैल्यू से रिलेटेड और फेयर वैल्यू से रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आज अवेलेबल है, और यही वैल्यू फ्यूचर में क्या हो सकती है उसे प्रेडिक्ट करना मतलब हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस होगा, राइट? तो ये फ्यूचर में बढ़ेगी, कम होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उन सभी को कंसीडर करें। नेक्स्ट, the studies over the years shows that the stock price movements are influenced by microeconomic and industry variables. In addition to company specific variables, no company can operate in isolation. इंडस्ट्रियल मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर इंडस्ट्रियल वेरिएबल्स मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल अगर जोमेटो एक तरह की फूड डिलीवरी कंपनी है, फूड प्रोडक्ट्स डिलीवरी कंपनी है, जो हम लोग को रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स में से जो डिफरेंट फूड्स हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसे हम लोग हमारे डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, राइट? तो इस तरह की ऑपरेटिंग कंपनी एक ही है क्या? नहीं। इस तरह की ऑपरेटिंग कंपनी आइसोलेशन में काम कर सकती है क्या? नहीं।
So every company, howsoever good it may be, cannot do well if the economy in which it operates is going through a rough patch or a recession. आप लोग देख सकते हो पर्टिकुलर जो हमारी फूड डिलीवरी कंपनी है, तो ओवरऑल पैंडेमिक में अगर होटल इंडस्ट्री बंद है तो ऑब्वियसली उसमें काम करने वाले और उसमें रिप्लेस होने वाली जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है दैट इज जोमेटो कंपनी के लिए फूड डिलीवरी के लिए, वो वहाँ पे रिसेशन या फिर क्रुशियल पैचेस वहाँ पे देख रही होगी या फिर साइन कर रही होगी. So similarly, if the industry in which the company is operating is not doing well, as a whole, the company alone cannot do well in such industry also. Right? फूड डिलीवरी कंपनी अगर ओवरऑल सभी के सभी कंपनीज के लिए या फिर होटल इंडस्ट्री के लिए सभी जगह पर अगर हम लोगों का रिसेशन या लॉकडाउन की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिला था पैंडेमिक में, तो वही इफेक्ट कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के या एक पर्टिकुलर होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा चलता रहेगा ऐसा था नहीं. राइट? तो एक ओवरऑल एक छोटी कंपनी उनके खुद के जो वेरिएबल्स होंगे वो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड और ओवरऑल इंडस्ट्री में होने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इकोनॉमिक चेंजेस होंगे उन पर डिपेंडेंट होता है. जो बोल्ड में किया हुआ इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. फंडामेंटल एनालिसिस नॉर्मली फ्लोज टॉप डाउन अप्रोच, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी स्टॉक्स में, तो हम कौन सी कंपनी के शेयर्स चूज़ करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है. उसमें जो अलग अलग इकोनॉमी के लिए जो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इन्वॉल्व होती है वो किन कंपनियों के लिए अच्छी है और उन पर्टिकुलर कंपनी या उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज के लिए. से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैंडेमिक एफएमसीजी सेक्टर्स जो थे तो उनके लिए अच्छी खासे रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज पैंडेमिक सिचुएशंस में थी. तो ऑब्वियसली वो क्या सोचेंगे कि इकोनॉमिकल सिचुएशन पैंडेमिक के रिलेटेड है जो कि मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड है. तो इन दिस केस आगे चल के मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स के लिए डिमांड बढ़ सकती है या फिर फार्मा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड बढ़ सकती है. ठीक. तो हम लोग क्या सोचेंगे इससे कि हम लोग नाउ वी विल गो टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म करने वाले जितने भी सारे डिफरेंट स्टॉक्स हैं और इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अच्छी खासे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो कंपनीज हैं कि जिनके प्रोस्पेक्टस आगे अच्छे दिखते हैं या अच्छे हो सकते हैं. तो डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट से फॉर एग्जांपल सिप्ला कंपनी हो या फिर हमारी सन फार्मा कंपनी हो. राइट? तो इस तरह की अलग अलग कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती है. तो उनमें से कोई एक कंपनी हम लोग सिलेक्ट करेंगे या फिर कोई डिफरेंट कंपनीज से हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल सर्च और वी विल फाइनलाइज आवर कंपनी इन विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन देयर शेयर्स. ओके. एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन मशीन नॉर्मली कोविड सिचुएशन में या कोविड अफेक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो सैचुरेशन कम होती है आप लोगों को सबको पता है. सैचुरेशन दैट इज ब्लड ऑक्सीजन लेवल. तो ऐसी पर्टिकुलर केसेस में पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा तब उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा. लेकिन जब वो घर पे आएगा डिस्चार्ज लेकर तो उन्हें अगर इमरजेंसी केस में ऑक्सीजन लगाना पड़े या फिर ऑक्सीजन की नीड हो तो उन्हें फिर से हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन हम लोगों को फाइनेंशियल खर्चे बेयर करने होंगे. तो इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम घर पे परचेज करके रखेंगे एक नॉर्मल वेंडर से या फिर रेंटल से लेंगे. तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक जो पर्टिकुलर यूनिट है जो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्टिकुलर टेक्निकल जो हम लोग की मेडिकल इमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है. तो ऐसी सभी जो कॉन्सेंट्रेटर थे इनकी कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले से एग्जाम्पल जो कीमत थी वो पर यूनिट मिनिमम
6-7,000 से लेकर 11 to 12,000 तक थी। और वहीं अगर हम लोग आज मार्केट में परचेस करने के लिए जाएँ तो मिनिमम 20 to 30,000 से लेकर 1 लाख to 1,50,000 तक की रेंज तक हम लोगों को डिफरेंट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस फ्रॉम टॉप टू डाउन अपवर्ड। A company operates in an industry and in turn an industry operates in economy. Therefore, we first analyze the economy in which the industry operating by studying the general direction of the economy, including assumptions about the impact of the announced fiscal and monetary policies of the government. Then we analyze the industry in which the company is operating. And finally, we analyze the company to judge its future earning and turn its future stock price. Yeah? तो फ्यूचर स्टॉक प्राइस या फ्यूचर कंपनी के स्टॉक जो है वो किस तरह से बढ़ सकते हैं, इनको कैसे पता चलेगा। तो कंपनी के अगर रेवेन्यूज बढ़ेंगे, कंपनी का अगर सेल होगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे मार्केट में डिमांड होगी, तो कंपनी के इनकम पे अफेक्ट। और अगर इनकम अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कंपनी से अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस ऑल्सो, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो ओवरऑल हमारे फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, एक की बात एक जो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स हैं टॉप डाउन अप्रोच में, उसे हम लोग सीखते हैं। पहला इकोनॉमिक एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस जो है उनमें डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग से पहले 2 पैराग्राफ्स पढ़े, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज द कंपनी ऑपरेट्स इन अ लार्जर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। फॉर एन इंडिविजुअल अगर ओवरऑल कैसे भी तरह की इंफॉर्मेशन हो तो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर इन्फ्लेशन या फिर स्लो डाउन से रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स लेकर आते हैं, राइट। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल जो हमारे बिजनेस एंड कंज्यूमर ट्रेडिंग एंड द स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल जो होती है उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो प्रॉस्पेरिटी या फिर मोर पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं के लेवल पे हम लोग की इकोनॉमी की इनकम या फिर ओवरऑल नेशंस इनकम जो कि वो ग्रोइंग स्टेज पर दिखाई देती है। से फॉर एग्जांपल कि अगर ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से ज़्यादा इनकम भी लोगों की होगी। अगर उनके पास ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा इनकम में से वो ज़्यादा सेव कर पाएंगे। ज़्यादा सेव करना है तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। कंपनीज विल स्पेंड मोर ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट to increase their capacity to produce more goods in order to share in the future increase in the sale. Say for example, आपने different ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स या कंपनीज के बारे में सुनाई होंगी। से फॉर एग्जांपल फार्मेजी एक ऐसी कंपनी है कि जो हम लोग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के लिए होते हैं तो अपलोड करने के बाद हमें मेडिसिन डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए बल्क इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना होगा। और इसी बल्क इन्वेस्टमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं से पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके उन्हें कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे। अगर फंड्स पब्लिक से कलेक्ट करते हैं या बोरोड फंड्स होंगे तो उन सभी फंड्स को चैनलाइज करेंगे प्रॉपर, और फिर बाद में धीरे धीरे कंपनी की ग्रोइंग जो डिफरेंट स्टेज थी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसी से रिलेटेड अगर सपोज फॉर एग्जांपल जैसे फार्मेसी एक कंपनी है तो आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा, एडवर्टाइज देखा होगा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में अभी है। 1mg एक नई टाटा 1mg
नाम करके एक कंपनी है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। राइट, तो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए इस तरह के रिसेशन में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर रिसेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है कि इनकम ही नहीं जनरेट कर पाए। कंज्यूमर्स अगर रेडी ही नहीं है प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, तो उन्हें साइमल्टेनियसली कहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं वो उन्होंने देखा, और इंडस्ट्री के बारे में सोचा और इकोनॉमी के बारे में सोचा। तो उन्होंने उनकी कुछ अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट की, या फिर इस तरह की कंपनी के बारे में सोचा। राइट, देयर इज अ डाउनटाउन in economic condition which leads to the declining sales, earnings and stock prices also. In the long run, the economy will influenced by the availability of the capital and labor and their productivity also. So that's why overall particular एक आस्पेक्ट कंसिडर करके अगर स्लो डाउन होता है तो हमें पता है कि आगे चल के होटल इंडस्ट्री से हम लोग रेवेन्यू नहीं कंसिडर कर सकते या नहीं अर्न कर सकते। So we are not going to shut down that particular industry, but we will start generating income from some other industry. ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजमेंट ने लिया हुआ डिसीजन है। राइट, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की डिफरेंट जो सब कंपनीज हैं, सब्सिडरीज कंपनीज हैं, उन कंपनीज पे भी इसका असर होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में सोचें तो पैंडेमिक सिचुएशन में टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और परफॉर्म हुआ। लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पे इंडिविजुअल प्राइवेट व्हीकल के बारे में ज़्यादा सोचा। तो ये अप्रोच अगर मैनेजमेंट सोचती है तो मैनेजमेंट ने ये अप्रोच क्यों सोचा होगा? तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस तरह की कुछ पॉलिसीज फ्रेम की होगी। मैनेजमेंट ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल मेडिसिन डिलीवरी कंपनी में क्यों जाने के बारे में सोचा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट की इस तरह की कुछ पॉलिसी है। तो इन सभी पॉलिसीज़ को कंसीडर करके इंडिविजुअल कंपनी कुछ डिफरेंट डिसीजंस लेती है। राइट, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, इकोनॉमिक एनालिसिस वेरियस फैक्टर्स पे कंसीडर होता है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे कि जो हम लोगों को इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूजफुल रहेंगे? तो ऐसे हमारे नेशनल जो ग्रोथ रेट्स होते हैं वो, साथ ही साथ में इन्फ्लेशन, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, बजट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानसून कंडीशंस और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इन तरह के अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। एवरीवन, आई होप यू ऑल क्लियर विद द इकोनॉमिक एनालिसिस। लास्ट टू पैराग्राफ्स व्हिच इज रिलेटेड टू analysis, जो पूरे researcher होंगे should also keep an eye on the government policies and its impact on a specific industry. Besides that, the country's political situation is also very important to understand and forecast the future of the economy as a large. Measure of economic activity. Right? Various studies have been conducted to determine the macroeconomic factors that influence the stock prices. Although it is not possible to find the exact cause and effect relationship, it is between the demand and supply, or it is between the related to the effects on a certain share prices due to certain conditions. Its analysis are interest in knowing the direction of the relationship with stock prices in general. Say for example, अगर कुछ हमारी गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है नेशंस की बात है, तो वहाँ उन्होंने अगर सोलर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए या सोलर प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस रेट है, तो सोलर प्रोडक्ट के टैक्सेस अगर हम लोग कम करते हैं, रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं उनके लिए, इस तरह की गवर्नमेंट ने पॉलिसी इशू की। तो इसका इफेक्ट किस तरह से होगा कंपनी के शेयर प्राइस पे, इसे हम लोगों को एनालाइज करना है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टेटमेंट इशू किया दैट वी विल रिड्यूस द टैक्सेस ऑन अ रॉ मटेरियल फॉर द सोलर सिस्टम। देन द सोलर सिस्टम मेकिंग कंपनीज will be in a
situation that yes, we can buy more raw material and we can start producing more products. So they will also try to increase their sales by making huge advertisements or giving huge discounts also. अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर है, टैक्स बर्डन जो रॉ मटेरियल पे कम हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेट कंज्यूमर जो होगा उस कंज्यूमर पे भी कम होगा, है जो हमारा परचेस या कंज्यूमर या बायर होगा उसको भी कम होगा. सो सो इन दैट केस बायर क्या सोचेगा कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है रॉ मटेरियल पे जिसकी वजह से टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो हमारे लिए भी सोलार की प्राइसेस कम हो सकती है, राइट. बट सोलार की प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है क्या? अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, और रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है, टैक्स एक्सपेंसेस है, वो कम होंगे. अगर टैक्स एक्सपेंस कम होंगे तो नेट इनकम ज़्यादा बचेगी, और ये नेट इनकम अल्टीमेटली किसकी होती है? तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी. तो शेयर होल्डर्स के पास में जो शेयर्स हैं, तो उनमें अगर ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो तो ज़्यादातर इफेक्ट शेयर्स परचेस करने में ही है. जैसे कि ड्यूरिंग पैंडमिक, एक और एग्जांपल, ड्यूरिंग पैंडमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से या फिर ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनकी वजह से अगर हम लोग देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो थी, इंश्योरेंस कंपनी को इस पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ केसेस ऐसे थे कि जिनमें उनके क्लेम सेटलमेंट करके देने पड़े, राइट. जो पिछले कुछ सालों में जो नंबर ऑफ क्लेम सेटलमेंट थे वो कम थे, जिनकी वजह से क्लेम सेटलमेंट की वजह से उनकी पर्टिकुलर कंपनी की रेपुटेशन तो अच्छी है, लेकिन जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ स्टैग्फ्लेशन पे आ गई, राइट. धीरे धीरे कंपनीज के शेयर कम होते गए. लेकिन आज लेवल क्या है? आज कंज्यूमर या इंडिविजुअल क्या सोचता है कि हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करना ही चाहिए. तो जिस घर में अगर 4 लोग होंगे तो 4 लोगों के लिए 2 ही लोगों का इंश्योरेंस लिया जाता था. अब उसी घर में चारों लोगों का इंश्योरेंस लिया जाता है, चारों मेंबर्स का इंश्योरेंस लिया जाता है. तो अल्टीमेटली जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है ज़्यादा सेल होंगे. तो दीज ऑल कंडीशंस आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हम लोगों ने पहले भी देखे. ऐसे कौन कौन से हैं? तो ग्रोथ रेट हो, इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, बजट हो, द बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मानसून, या फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंसीडर होती हैं, राइट. तो इंटरेस्ट रेट या फिर बाकी सभी जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स के साथ साथ जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकेंगे. तो इन सभी फैक्टर्स जो हम लोग कंसीडर करेंगे या इन सभी फैक्टर्स से रिलेटेड हम लोग जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा? तो ज़्यादातर हम लोग इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं. हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो हमारी इनकम है उससे हम लोग नेशनल प्रोडक्ट में मेजर कर सकते हैं, नेशनल इनकम में मेजर कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उन्हें हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आर द फैक्टर्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट स्टेटस और प्रोग्रेस ऑफ द और स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी, राइट. तो इस तरह के सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ग्रुप इनटू लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर. कौन कौन से इंडिकेटर है? लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर्स, राइट. ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू प्रेडिक्ट द पाथ ऑफ द इकोनॉमी, राइट. जो इकोनॉमी का आगे का फ्लो होगा या जो वे होगा या फिर जो मोमेंट हम लोग देख सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स लीडिंग कोइंसिडेंशियल में, कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर जो होता है वो जो बजटेड जीडीपी होते हैं और एक्चुअल जीडीपी होते हैं, इन दोनों की गैप को इंडिकेट करता है. व्हाट इज दैट? कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर. जो हमारे बजटेड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो डिफरेंस है वो गैप यहाँ पर एनालाइज करता है.
जबकि लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स को स्पेसिफाई करते हैं। इनकी बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिसिपेटरी सर्वेज, देन पैरामेट्रिक और इकोनॉमिक इंडिकेटर अप्रोचेस, इकोनोमेट्रिक मॉडल बिल्डिंग या फिर अपॉर्चुनिस्टिक मॉडल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं इन दिस केसेस। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इकोनॉमी एनालिसिस के बेसिस पे जिन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी खासे हमारी पॉलिसीज होंगी, वो सभी इंडस्ट्रीज अच्छा आउट परफॉर्म कर रही होंगी या फिर फ्यूचर उसमें पोटेंशियल्स हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट होता है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में आने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? दैट इट इन्वॉल्व्स द डिफाइनिंग द इंडस्ट्री एंड एग्जामिनिंग इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। We need to study the relationship between the economy and the industry. Past performances, whether the demand for the products is sustainable, the nature of competition faced by the firms in the industry, and changes in the lifestyles and social values and the government policies and regulations. Say for example, जब इंडस्ट्री या हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस थोड़ा बाजू में रखते हैं और सिर्फ स्पेसिफिक एक नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक ये वेल नोन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, राइट? तो फेसबुक के अलावा ऐसे सोशल नेटवर्किंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? फेसबुक जब लॉन्च हुआ तो उससे पहले ऑर्कुट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पर इसी तरह की, जिस तरह हमारे फेसबुक के लिए यूज़र इंटरफेस है, कुछ इसी तरह से इंटरफेस पहले हुआ करता था, बट फेसबुक जितना अच्छा नहीं है। फेसबुक के लिए फेसबुक कंपनी ने ऑर्कुट से रिलेटेड जो कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन थी, उन सभी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर जो आने वाली फ्यूचर नीड्स या डिमांड्स कंज्यूमर की हो सकती है, ऐसे एनालाइज किया और उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जो कि ऑर्कुट को ओवरटेक करके गया, और उसी ओवरटेक की वजह से डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे कि जिन्हें वो परचेस करते चले गए। अब फेसबुक ने ये आइडेंटिफाई किया था कि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस तरह की प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएंगे, या फिर अलग अलग डिफरेंट जो कंपनीज हैं उन्होंने भी इस तरह के अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे। एज एन रिसर्च एनालिस्ट अगर हम इंडस्ट्री के बारे में सोचें तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कंपनीज जो है, उनके लिए अगर हम लोग शेयर परचेस करने के बारे में सोचें तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इनके लिए इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, इकोनॉमी में इनके लिए कितनी अलग अलग फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंसिंग है, इनके लिए जो कंज्यूमर के बिहेवियर है वो किस तरह से है, और इसी तरह से जो अफेक्टेड जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री में कितनी ऐसी कंपनीज हैं और उन कंपनीज के हर एक कंपनी के किस तरह से अलग अलग इफेक्ट होता है। Not all companies are affected by the economy in the same way. Nevertheless, it is important to do industry analysis. This is because if a particular industry is anticipated to be going through rough period, it is likely that companies with that industry will outperform the market. ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जो हम लोगों ने इकोनॉमी एनालिसिस में देखा उसी तरह से इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन द ईयर 2020, इन द मिड 2020 मार्च से लेकर लगभग जुलाई जो कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेशन इंटर स्टेट इंडिया में बंद था, इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट सभी जगह पे बंद था फॉर द ड्यू टू पैंडेमिक, राइट? तो उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर
ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो थी, ट्रांसपोर्टेशन कौन सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टर्स, ऐसी सभी टूरिस्ट इंडस्ट्रीज जो थी उन सभी के लिए इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो एडवर्स थे। तो ऐसी कोई एक कंपनी थी क्या टूरिस्ट इंडस्ट्री में कि जो उसी में ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी कि चलो भाई गवर्नमेंट ने सभी टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया लेकिन हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री ऐसी, हमारी सो कंपनी ऐसी कि आपको 4 धाम की यात्रा करके लेके आएंगे, नहीं। तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। तो अगर एक इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी एडवर्स है तो उसमें आने वाली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है उन सभी के लिए वो अफेक्टिंग है, वेदर इट इज एडवर्स और फेवरेबल। बट इट मे बी पॉसिबल कि एक इंडस्ट्री के लिए एडवर्स है बट दूसरी इंडस्ट्री के लिए शायद वही पर्टिकुलर हमारे लिए क्या होगी, फेवरेबल होगी, राइट। तो ऐसे फेवरेबल कौन से लिए थे, तो सभी ट्रांसपोर्टेशन बंद था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से बाकी सारी जो चीज़ें थी जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सर्विसेज जो थी वो सभी शुरू थी, राइट। साथ ही साथ में उसी पॉलिसी में कहा गया था कि आफ्टर सम टाइम कि जो इमरजेंसी गुड्स हैं, जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके लिए जो सेलिंग होगी वो शुरू रहेगी। तो ग्रोसरी शॉप हो, मेडिसिन हो, मेडिकल हो या फिर मेडिकल सर्विसेज हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ये सभी वहाँ पे ऑपरेटिंग थे इन दैट केस ऑल्सो। सो इस तरह की इकोनॉमी के लिए हम लोगों को इंडस्ट्री एनालिसिस देखना ज़रूरी होगा। अब जब पैंडेमिक सिचुएशन ख़त्म होने के लिए आया है तो आने वाले दिनों में इन फ्यूचर ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनके लिए आने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी खासी फेवरेबल हो सकती है। तो जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज हमारी प्रीवियस 2 सालों में बहुत सारे लॉसेस से गुजर चुकी है, ऐसी सभी इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एड्स गवर्नमेंट की ओर से जारी किए जा सकते हैं। तो उनका बेनिफिट इंडस्ट्रीज को होगा तो इनके लिए आने वाली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस में आएंगी। लेकिन वो पर्टिकुलर पॉलिसी किसी इंडस्ट्री में किस तरह से परफॉर्म करेगी या किस तरह से अफेक्ट करेगी वो होगा हमारा इंडस्ट्रियल एनालिसिस, राइट। Next is if the economy is second last point. If the economy is expected to grow, all companies are likely to benefit, but the benefit drawn by the companies will not be the same. Some companies may benefit more while some may be benefit less from economic growth. Whereas when the economy is experiencing slowdown or a recession, all the companies will not feel the same level of a pinch. मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन हो तो ओवरऑल इंडिविजुअल कंपनी या इंडस्ट्री हो उन सभी के लिए सिमिलर इफेक्ट नहीं होता, राइट। कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज होंगी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं डाउन परफॉर्म कर रही होंगी, अंडर परफॉर्म कर रही होंगी, या फिर कोई ऐसी कंपनी होगी कि जो रिसेशन में भी अच्छी खासी परफॉर्म कर सकती है ड्यू टू सर्टेन डिफरेंट अफेक्टिंग फैक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल जो है वो लग्जरी एंड कैपिटल गुड्स बिलोंग टू cyclical industries which moves up and down with a change in the economic situation. As against this, the industries producing basic necessity goods, that is FMCG goods, which are also known as defensive industry, are expected to suffer less in the economic slowdown because the consumption of those goods that such industries produce cannot be postponed by the consumer. इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो भी नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं, एफएमसीजी गुड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कंज्यूमर्स परचेज करना नहीं छोड़ते, तो उनका प्रोडक्शन वैसे ही चलता रहता है, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट जो था वो था रिलेटेड आर इंडस्ट्री एनालिसिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज़ रिलेटेड टू द कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में आने वाली इंडिविजुअल कंपनी इकोनॉमी से फॉर एग्जांपल ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी और कंट्री इकोनॉमी आने वाली इंडस्ट्री इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ये हम लोगों ने देखा। अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री उनके अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं
उन कंपनी का इंडिविजुअल एनालिसिस करना मतलब कंपनी एनालिसिस. All the companies is all the companies in an industry are not expected to do equally when well given in the economic situation. Some will obviously outperform others. The reason for this is very simple. Result of the company in any industry depends on how well the company is doing and as compared to its competitors. Say for example, अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक आप लोगों को सबके पास में मोबाइल फ़ोन्स था, हाँ? तो मोबाइल फ़ोन्स के लिए घर पे बैठे बैठे हम लोगों को कोई दूसरा काम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मोबाइल ऑपरेट किया, ठीक? या फिर इंटरनेट ऑपरेट किया. तो ऐसी डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो थे उनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है कि जिसके ज़्यादातर नेटवर्क ऑप्शंस के लिए सिलेक्शन किए गए. तो एग्जांपल के तौर पे कहीं हमारी वोडाफोन आइडिया, कहीं हमारे एयरटेल और कहीं हमारे जियो, इस तरह की अलग अलग कंपनीज थी. तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया गया या ज़्यादातर मोस्ट फेवरेट कंपनी जो कंज्यूमर्स के लिए थी वो थी जियो. कि जियो के लिए शुरुआत में हम लोगों को डेटा पैक जो थे वो कम मिलते थे, नेटवर्क अच्छा मिलता था, स्पीड भी अच्छा मिलता था ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटीज देख सकें. इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे उन सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी डिमांड थी. लेकिन सभी OTT प्लेटफॉर्म बूम में थे क्या? नहीं. कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म थे कि जो फिर भी कंपैरेटिवली कम परफॉर्म कर रहे थे. से फॉर एग्जांपल OTT प्लेटफॉर्म के लिए नेटफ्लिक्स, ये जो हमारा नेटफ्लिक्स फॉर इंडिया और नेटफ्लिक्स फॉर ओवरऑल जो कंपनी है उसके लिए डिमांड कंपैरेटिवली जी मल्टीप्लेक्स या जी एंटरटेनमेंट के लिए जो एप्लीकेशन है या बालाजी एंटरटेनमेंट का जो एप्लीकेशन है उनसे ज़्यादा थी, राइट? तो ऐसा क्यों? तो डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इवन consumer or customer is even equal for all, but the content which was provided on a Netflix is very good rather than the Netflix, right? So इस तरह से इंडिविजुअल कंपनी के लिए भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है कि जो डिफरेंट कंपनी के फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पर कंसिडर करने होते हैं. अगेन एक और एग्जांपल फॉर कंपनी एनालिसिस उसी पैंडेमिक सिचुएशन के लेते हैं जो कि हमारी लैपटॉप सर्विसेज थी. डेस्कटॉप या लैपटॉप ज़्यादातर परचेज किए गए इस सिचुएशन में फॉर वर्क फ्रॉम होम. और ऐसे सभी कंपनीज के अच्छे थे क्या? नहीं. मार्केट में अवेलेबल तो बहुत सारी कंपनीज हैं. लेनोवो है, HP है, डेल है, देन असूस है, एसर है, ऐसी सभी कंपनीज हैं. उनमें से सभी कंपनीज का सेल अच्छा हुआ क्या? नहीं. कंपैरेटिवली किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज स्ट्रेंथ और इंडिविजुअल कंपनीज प्रोस्पेक्टस जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो ऐसे सभी जो अलग अलग कंपनीज जो इंडस्ट्री में होते हैं उनके लिए एनालिसिस करना हमारे एनालिस्ट का काम होता है. तो वो कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? तो कंपनी के अफेक्टिंग फैक्टर्स जो एक्सटर्नल अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे. से फॉर एग्जांपल स्वॉट एनालिसिस करके कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं, इनके बेसिस पे हमारा कंपनी एनालिसिस किया जाता है. कंपनी एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है. व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मुझे पता है कि आप लोगों को दूसरा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग सीखते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है. ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारी कंपनी की रेवेन्यूज होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनी की असेट्स या कंपनी की लाइबिलिटीज़ या कंपनी के कैपिटल फंड्स कलेक्शन की स्ट्रेंथ होगी, ये सभी डिनोट की जाती है. The massive amount of a number in a company's financial statements can be confusing and
इंटिमिडेटिंग टू मेनी इन्वेस्टर। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने एप्पल कंपनी के बारे में सोचा था या शिप्ला कंपनी के बारे में सोचा था, जिनकी नेटवर्थ नियर अबाउट 4,000 एंड 5,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर ज़्यादा होंगे और उनके लिए कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट करने पड़ेंगे तो ज़्यादातर हम लोगों को तकलीफ होगी, राइट, जो इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय विच अ कंपनी डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द फंड्स, हमारी फंड्स कितने इनफ्लो थे, कितने आउटफ्लो थे, हमारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कितने थे, हमारी ऑपरेटिंग, हमारी इन्वेस्टिंग और हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंपनी की किस तरह थी। साथ ही साथ में इसके अलावा डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये सभी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी जाती हैं। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उन एनुअल रिपोर्ट्स में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती हैं, जिनमें आने वाली कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, कंपनी की फ्यूचर पॉलिसीज़, कंपनी के विजन मिशंस, कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल एक्सपेंशन से रिलेटेड या फिर मर्जर से रिलेटेड या फिर अदर किसी अफेक्टिंग फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है एनुअल जनरल रिपोर्ट में। उस एनुअल जनरल रिपोर्ट को हम लोग स्टडी करके भी कंपनी एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डिस्क्लोज इन द एनुअल एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ये एनुअल रिपोर्ट हमारा क्वार्टरली या 6 मंथली भी होता है डिफरेंट कंपनीज की, जिनमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों को, हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं, लगभग हम लोग TY के लेवल, SY के लेवल पे आ चुके हैं और हम लोगों को बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो ये पता हो। बैलेंस शीट सिंपली क्या होता है, बैलेंस शीट एक असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है, जितने कितनी हमारे पास में असेट्स है और कितनी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो दिखाई देती है। साथ ही साथ में हमारे रिवेन्यूज और अर्निंग्स भी दिखाई देते हैं, राइट। इनके साथ साथ जो कंपनी की ओवरऑल कैपिटल जो होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम लोगों को बैलेंस शीट से मिलता है। आई थिंक ये आप लोगों को सबको पता ही होगा, राइट। बैलेंस शीट में हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इस तरह के दो अलग अलग पार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सोर्सेस में ओन फंड एंड बोरोड फंड लेते हैं और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में या फिर असेट्स में हम लोगों के लिए अवेलेबल जो होते हैं ऑप्शन, वो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट, इन तरह के हेडिंग्स दिखाई देते हैं। लाइबिलिटी साइड जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी हम लोग उसे कह सकते हैं। व्हाट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी? इक्विटी फंड्स के थ्रू कलेक्ट किए जाने वाले सभी फंड्स, साथ ही साथ में बोरोड कैपिटल जो होता होगा वो बोरोड कैपिटल से रिलेटेड फंड्स, ये सभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। एंड इन असेट्स वी कंसिडर फिक्स्ड असेट, investment and current assets. What? Then income statement. Income statement क्या होता है? Income statement is related to the revenue of company and its expenditure. Right? It discloses the revenue realizes from the sale of goods or services and the cost incurred to do that particular process of producing this thing. The analyzing of the income statement is helpful to know the profitability of the concern, both with reference to the sales and as well as the its capital invested. Overall, जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, उनमें आने वाले डिफरेंट जो हेडिंग्स होते हैं, उन सभी हेडिंग्स के हम लोग इस तरह की पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं कि जैसे कि कंपनी का इनकम कितना होगा, कंपनी का इनकम, कंपनी के जो हमारी फिक्स असेट हमारी है, कैपिटल असेट्स जो इन्वेस्टमेंट की है उसके तुलना में कितना होगा, कंपनी का जो सेल्स है उस सेल्स के बेसिस पे या सेल्स के
मुताबिक हमारा रिवॉर्ड कितना होगा या हमारा रेवेन्यू कितना होगा। इसके अलावा जो हमारी ओवरऑल फंड्स हम लोगों ने कलेक्ट किए, उन फंड्स के लिए हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या फिर हम लोगों को कितनी इनकम उसके बेसिस पे होती है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट चीज़ें हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन के बेसिस पे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से पाते हैं। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच शोज द एक्चुअल फिगर्स, the figures of the company, actual financial figures of the company, right? Next, which is related to the cash flow statement, जिसका नाम ही कहता है कैश का जो फ्लो होगा वो कंपनी का हम लोग इस स्टेटमेंट में एनालाइज कर सकते हैं, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों एनालाइज करना होता है? तो जस्ट टू कंफर्म द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, राइट? कंपनीज लिक्विड सॉल्वेंसी पोजीशन जो होती है वो कंसिडर करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ऐसे एनालिसिस हर एक कंपनी के लिए हर एक स्टेटमेंट का या हर एक पैरामीटर पे करना जरूरी है क्या? इट वैरीज कंपनी टू कंपनी। सो अगर सपोज फॉर एग्जांपल कैश फ्लो में हम लोग कौन कौन से सेक्शन या किस तरह के अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं, जनरली कितनी कंपनी के लिए कैश कंपनी के अकाउंट में आई थी और उसके लिए कंपनी ने कितनी कैश एक्सपेंसेस के लिए या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी के अकाउंट में से विड्रॉ की थी या पेमेंट्स किए। तो रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कैश विल कंसीडर एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिनके लिए अलग अलग सेक्शंस वहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट? यू मे वांट टू थिंक द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन एज द कंपनीज ट्रू कैश प्रॉफिट, मतलब हम लोग कैश प्रॉफिट कितना हुआ है इसे फाइंड करने के लिए अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। इनके अंदर आने वाले जो 3 सेक्शंस हैं, व्हाट आर दिस 3 सेक्शंस? तो इन सेक्शंस में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, पहला जो हमारी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एवरीबडी जो एक्टिविटीज हम लोग देख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये ओवरऑल कंपनी की एक्टिविटीज हैं जो सेग्रीगेट की गई हैं, राइट? कंपनीज प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स कैश इन डिफरेंट वेज, राइट? डिफरेंट वेज कौन सा है? तो ये थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम लोग देखा जाए तो नॉर्मली जो हमारी सेल्स, किसी कंपनी अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम लोग सेल्स कहते हैं। तो सेल्स जो होता है वो हमारा इसी तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब सेल्स करके जो मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू होगा, जिसमें हम लोग कैश मिलेगी हमें, राइट? साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर सेल्स को या सर्विसेज को जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हम लोगों ने खर्चे किए हैं रिलेटेड टू द आर बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस, उसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऐसे सभी एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो कंसिडर करते हैं। कैश फ्लोज कौन कौन से होंगे? तो एक कैश इनफ्लो और दूसरा कैश आउटफ्लो। व्हाट इज कैश इनफ्लो? व्हेन वी सेल समथिंग और व्हेन वी सेल सर्विसेज और when we receive cash from outsiders, then it will be considered as a cash inflow for business, and vice versa cash outflow for any expenditure or for any payments, right? High growth companies जो होती है such as technology firms tend to show a negative cash flow from operations in their formative years. क्यों? Because जब उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्शन करना हो या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो शुरुआत में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिसके लिए रेवेन्यूज जो होते हैं वो रेवेन्यूज इमीडिएट जनरेट नहीं होते। सो इनिशियल स्टेजेस में ऐसे सारी टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स जो होते हैं उनके लिए रेवेन्यूज शुरुआती कुछ दिनों में कम होते हैं, दैट इज कैश इनफ्लोज कम होते हैं। लेकिन बाय द टाइम
वही इन्फ्लोज ज़्यादा होते हैं. Clear? At the same time, the changes in the cash flow from operations typically offer a preview of change in the net future income. Normally, it's a good sign when it goes up. Right? Watch out, watch out for a wide gap between the company's reported earnings and its cash flow from operating activities. If the net income is much higher than cash flow, the company may be speeding or slowing its booking of income or cost. मतलब अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट जो है वहाँ कंपनी का नेट इनकम जो था वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर कम होगी तो मे भी शायद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से या फिर किसी दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश फ्लोज मिल रहे होंगे. तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज कि कंपनी का सेल बढ़ा इसलिए हमें प्रॉफिट मिला. नहीं, कंपनी की बाकी दूसरी वजह से भी इस तरह के कैश फ्लोज में चेंजेस आ सकते हैं. तो कंपनी में जितनी ज़्यादा कैश आएगी, जितनी ज़्यादा इनफ्लो हुए, उतना कंपनी का वर्क अच्छा होता है, राइट. बट simultaneously there must be a increase or a high numbers of the income also, net incomes also, right. Second point जो है it is related to the investing activity. What is investing activity? कंपनी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए ज़्यादातर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो तो उसके लिए लगने वाली जो मशीनरी होगी उन मशीनरी के लिए हम लोगों को परचेस करने के लिए अमाउंट लगेगी और उसे हम लोग परचेस करते हुए जो पे करेंगे उसे हम लोग कैश आउटफ्लो कहेंगे. ऐसे सभी जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होने वाली मशीनरी या असेट्स होती हैं उनके लिए लगने वाले जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे या फिर कैश एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर होती है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों? बिकॉज कोई एक मशीनरी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर मशीनरी को हम लोग आने वाले सेवरल ईयर्स तक कंज्यूम करने वाले हैं या यूटिलाइज करने वाले हैं. So that's why that particular investment or that particular purchase of machinery transaction will be considered as a capital expenditure. There are two types of expenditures. One, revenue expenditure, which are recurring in nature, and another one is capital expenditure, which are done at a single time and for which the benefits will be returned into the number of years or several years. सो ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं तो ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जांपल: परचेस ऑफ अ मशीनरी, परचेस ऑफ अ डिलीवरी वैन, परचेस ऑफ अ प्रोडक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स. देन इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग कुछ एक्सपेंसेस देखें तो लाइट बिल ऑफ फैक्ट्री लाइट बिल, देन फैक्ट्री वर्कर सैलरी, देन फैक्ट्री रेंट. इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार करने पड़ेंगे, रिकरिंग होंगे. तो ऐसी सभी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, कैपिटल इनकम से रिलेटेड होती है, राइट. कैपिटल कैश इनफ्लो एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश आउटफ्लो के लिए. जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? तो जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे कैश फ्लोज में अगर कंसिडर करना हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग कंसिडर करेंगे. ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए दिस सेक्शन लार्जली रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ अ कैश द कंपनी हैज स्पेंट ऑन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर such as a new equipment or anything else that needed to keep the business is going. It also includes acquiring of other businesses and monetary investment such as money market funds, right. तो इस तरह की सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी यहाँ पर कंसिडर होती है. What if we considered about the financing activity? Financing activity are referred to the actual funds which are received from the company and paid by the company. अब ऐसे फंड्स कैसे कलेक्ट होंगे? तो सोर्सेस ऑफ फंड्स जो हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखा है, सोर्सेस ऑफ फंड कौन कौन से होते हैं? तो पहला
ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड मतलब जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनके थ्रू या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके थ्रू। इसके अलावा जो हमारे बाकी सारे बोरोड कैपिटल के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे ओन्ड फंड कहते हैं। तो ऐसे ओन और बोरोड फंड्स जो होंगे उनके थ्रू आने वाले पैसे हमारे लिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर किए जाते हैं। जब बिजनेस में, जब कंपनी में पैसे आएंगे, से फॉर एग्जांपल कंपनी ने आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स इशू किए पब्लिक के लिए फॉर 10,000 करोड़ के लिए एक आईपीओ लॉन्च किया, तो 10,000 करोड़ रुपीज विल रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी को इतने पैसे मिलने वाले, दैट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इफ कंपनी के पास में एग्जिस्टिंग कुछ डिबेंचर्स थे, उन डिबेंचर्स का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया और डिबेंचर होल्डर को आज पैसे देने हैं। सो इन दैट केस द डिबेंचर्स को जो पैसे हम लोग देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसे सभी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कंसिडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, अगर बैंक लोन अगर हम लोगों ने लिया, अगर बैंक से लोन लिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टिंग इनफ्लो, सॉरी फाइनेंसिंग इनफ्लो। लोन लिया तो फाइनेंसिंग इनफ्लो, लोन रीपे किया तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो कंसिडर होगा। क्लियर? This section describes the owing cash associated with the outside financing activity. Typical source of cash inflow would be cash raised by selling of stock, that is issue of stocks and bonds, or by bank borrowings. Likewise, paying back a bank loan would show up as a use of cash flow. आउटफ्लो जो होगा एज अ वुड डिविडेंड पेमेंट्स एंड अ कॉमन स्टॉक परचेस। तो जो कोई भी हमारे बैलेंस शीट में आने वाले इनकम, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले 3 सेक्टर्स जो हैं, उन 3 सेक्टर्स में हम लोग इन्हें अलग अलग कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के लिए जितनी भी सारी हम लोग एक्टिविटी करेंगे या इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कोई भी आइटम रहेगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम होता है। से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड, राइट, ये हमारा कौन सा आइटम होगा? सो इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट? इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन, if interest is paid on the bank loan, then it will be considered as a financing activity because the interest is paid on the funds which are collected from somewhere else, right? Say for example another thing, अगर हम लोग को रेंट रिसीव्ड हुआ और रेंट रिसीव्ड होना ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, then it will be considered as a operating activities, right? इनकम स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले सभी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। बैलेंस शीट में आने वाली असेट्स जो होती है, बैलेंस शीट में आने वाली जो असेट्स का जो सेक्शन है फिक्स असेट्स से रिलेटेड, वो सभी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसिडर होता है। एंड इन केस ऑफ लाइबिलिटी साइड में जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सोर्सेस ऑफ फंड से रिलेटेड जो सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए कंसीडर होगा। ऐसे सभी केसेस में कैश फ्लो को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो कैश फ्लो के जो कंसीडरेशंस है वो कुछ इस तरह से, मतलब एनालाइसिस करते हुए इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू द कंपनीज दैट प्रोड्यूसेस द प्लेंटी ऑफ फ्री कैश फ्लो। व्हाट इज फ्री कैश फ्लो? जो हमारी कंपनी के आने वाली कैश इनफ्लोज है विदाउट एनी इंटरेस्ट और नेट कैश इनफ्लोज है, उसे हम लोग फ्री कैश फ्लो कहते हैं। और ऐसे जिस कंपनी की फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव होंगे, इनफ्लोज ज़्यादा होंगे, उन सभी कंपनीज के लिए आने वाली फ्यूचर ग्रोथ भी हम लोग अच्छी खासी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो सिग्नल्स द कंपनीज एबिलिटी टू पे डेट, pay dividends, buy a stock, or facilitate the growth of a business. It
It is essentially that excess cash produced by the company can be returned to the shareholders or invested in new growth opportunities without hurting the existing operations. राइट तो जो हमारी कंपनीज होती है जिनके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इस फ्यूचर कैश फ्लो अप्रोच जो होता है इनके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस कंपनी के दिए जाते हैं और इन्हीं कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग कंपनी का नेचर डिफाइन करते हैं. से फॉर एग्जांपल वेदर द कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी और नॉट. फॉर एग्जांपल एप्पल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कैश रिच कंपनी. एप्पल के पास में इतनी लिक्विड अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है कि वो एक कंट्री बाय कर सकते हैं इजीली, कि कंट्री की इकोनॉमी जो है उसे परचेस करके इंटायर कंट्री बाय कर सकते हैं. इतनी लिक्विड कैश एप्पल कंपनी के पास में अवेलेबल है. तो ऐसे कैश फ्लोज अगर जिनके ज़्यादा अच्छे हैं तो उनके लिए फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी ही होगी. द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कैश कैलकुलेटिंग द फ्री कैश फ्लो. सिंपल मेथड है जिसमें हमारा नेट इनकम जो होगा, नेट इनकम, व्हाट इज नेट इनकम, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से सभी रेवेन्यू इनकम्स हम लोग लेस करेंगे, हमें मिलेगा नेट इनकम प्लस अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन. व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Depreciation, the value which is decreased or less subtracted from the capital value of the asset or cost value from the asset, minus changes in the working capital minus capital expenditures. इन सभी से रिलेटेड जो बचे हुए पैसे होते हैं उसे हम लोग फ्री कैश फ्लो कहते हैं. राइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर नेट इनकम इनकम हमारा है 10,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज, देन जो एक्सपेंसेस है या फिर डेप्रिसिएशन जो था वो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया था 20,000 रुपीज उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए. देन जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? Working capital refers to the difference between the current assets and current liabilities. Current assets and current liabilities, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उससे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं. तो ये चेंजेस जो होंगे वो वर्किंग कैपिटल के हम लोग कंसिडर करेंगे और इसे हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल प्लस 20,000 या फिर माइनस जो हमारे हैं वो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट जो होंगे वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे. तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हम लोग यहाँ पर सपोज लेते हैं 10,000 की नेगेटिव चेंज हुआ था. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो जिस तरह से मैंने कहा था कि कोई प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर हम लोगों को ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी एक पर्टिकुलर असेट के लिए तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जिसके बेनिफिट्स हम लोग को आने वाले सेवरल ईयर्स में मिलने वाले हैं. ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ के की. तो कंपनी के पास में जो एक्चुअल FCF बचा है, फ्यूचर कैश फ्लो जो बचा है वो कितना होगा? तो 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 60,000. तो 1,20,000 माइनस 60,000 विल गिव अस द फिगर ऑफ 60,000. सो ये FCF जिस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो कंपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोगों के लिए बन सकती है. बिकॉज कि कंपनी के पास में अगर ज़्यादा कैश अवेलेबल है, ज़्यादा लिक्विड कैश अवेलेबल है, फ्री कैश अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि कंपनी में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, कंपनी एक्सपांड कर सकते हैं, कंपनी शायद हमारी जो है वो बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर सकती है या एनीथिंग एल्स. इस तरह के प्रोस्पेक्टस हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. सो आई होप कि कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस में आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं ये हमें समझ में आया होगा. इनका एनालिसिस जो है वो एनालिसिस डिफरेंट मेथड से किया जाता है. जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग कंपनी एनालिसिस सीख रहे हैं, जिसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं
उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है। ऐसा एनालिसिस कौन कौन से मेथड से किया जाएगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से किया जाएगा। दूसरा साथ ही साथ में जो हमारे रेशो एनालिसिस है उन रेशो एनालिसिस से किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं इन दोनों के लिए इंडिविजुअली हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, इस तरह की अलग अलग मेथड्स भी यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, जिनमें से रेशियो एनालिसिस जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स जो है वो रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस, इनके लिए हम लोग आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे तब सीखेंगे, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा ओवरलोड भी अच्छा नहीं। तो ये एनालिसिस की टेक्निक्स एक्सेप्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं,